से कुछ संबंध रहता ही है। सड़क भी गांव को भी चाहिए, एग्रीकल्चर को वो भी चाहिए, अपने यातायात के साधन भी चाहिए। तो इस टाइप से जो कुछ है अपना ठीक है मान खर्चा साहब, फिर मैं आपको बता दें फिर बीच में। लूंगा। हाँ, ठीक बीच में है। आपसे लोग सुझाव मांगते रहेंगे। हाँ हाँ अब मोटी सी बात यह है कि कॉरपोरेट का 15% जो टैक्स है वो पहले 25 था, जिसको सरकार ने 10 कम कर दिया। चाबी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इन बातों को हम केंद्र बिंदु पे ले रहे हैं कि कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनियां थी उन पे टैक्स 25% था, जिसको 15% कर दिया। फिर डिस इन्वेस्टमेंट के अंदर मतलब खरीदारी कर लेना, जो सरकारी तंत्र था उसमें से, यानी बेचना। ये मोदी जी जो बेच रहे हैं ना, उसका इनको पास में धन आया, उनका जो परसेंटेज थी वो भी आया, फिर लोन भी आ गया। ये विकास का जो गोरखधंधा अभी चल रहा है वो इन बातों पे केंद्रित है। आम नागरिक को इन बातों पे बड़ा सोचना पड़ेगा कि प्राथमिकता एग्रीकल्चर की है कि नहीं। अब हमारे साथ में दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और एक रूपचंद जी हैं मकनौता जो जम्मू कश्मीर से हैं, और एक पवार साहब हैं जो सहारनपुर यूपी से हैं। तो रूपचंद जी, आप अपना व्यू पॉइंट इस लाइन ऑफ एक्शन पे दे कि मैंने 102 डिमांड पढ़ी, प्राथमिकताएं अपनी अपनी जगह सबकी है। एग्रीकल्चर लाइफलाइन है, इसलिए हम इस पर ज्यादा केंद्रित बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो कि प्रो ह्यूमन और प्रो नेचर एक बजट के अंदर कौन सी ऐसी चीज इन्वॉल्व हो ताकि हम अपना सुझाव दे दें? हम अपने लिए दें कि नहीं दें, ठीक है ना? तो इसके लिए रूपचंद जी आप अपना माइक करिए। ओवर टू रूपचंद जी मकवाना फ्रॉम J&K। सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है रूपचंद जी। अच्छा, मैं माइक ओवर कर रहा हूँ। तो मैंने पहली बात तो सुनी सारी, तो उसमें मैं यही कहूंगा चंद लफ्जों में कि कोई भी परिवार या कोई देश तभी उधार उठाता है जब उसका अपनी इनकम कम हो और जरूरतें ज्यादा हो जाएं। इसका मतलब वो परिवार जब वो देश अपनी जरूरतों को मेंटेन नहीं कर पाता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो उसको उधार लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब हर कंट्री जो उधार में फंसा है उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकताएं भिन्न हो जाती हैं, तभी उसको उधार में जाना पड़ता है, क्योंकि इनकम कम हो जाती है। तो भारत के कंटेक्स्ट में मैं दो बातें हैं कि जिन कंट्रियों को हम कॉपी करते हैं यूरोप वाले, वहां तो पॉपुलेशन कम है, कंजप्शन ज्यादा है, और मैन पावर कम होने की वजह से उनको ऑटोमेशन की जरूरत है ताकि
और उसका खरा खर्चा वो पब्लिक मनी से उठाता है, जनता के पैसे। तो करोड़पति एमएलए है, प्रॉपर्टी उसकी करोड़ों में है, उसका प्रॉपर्टी देखो, अपराधियों का दर्जा देख लो। और उनको अगर पब्लिक मनी हम एंजॉय करवा देते हैं, तो जब कोई गरीब को हम 5 किलो राशन दे दें या कहीं किसान को बिजली फ्री दे दे, तो उनको हम कोसते हैं रेवड़ी देकर। इसका मतलब जो बूंदी के लड्डू खा रहा किलो किलो के, वो तो हमारे दिमाग में बात नहीं बनती। और जिसको छोटा सा कोई एक किसी से जूठन टुकड़ा मिल जाता है, तो वो उनको हम रेवड़ी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंडसेट जो है वो बकायदा उनके हक में चला गया है कि जो जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। एक बात 1999 के बाद, फर्स्ट लास्ट पॉइंट है, 99 के बाद इंडिया ने कोई जंग नहीं लड़ी। जब इंडिया ने जंग कोई लड़ी, 99 के बाद कितने हथियार हमने नहीं खरीदे हैं, वो किसके लिए, ये तो कोई जवाब नहीं पता लगता। हम तैयारी कर रहे हैं जंग के लिए चीन के खिलाफ और उसके खिलाफ। चीन के साथ हमने 1983 में ये फैसला कर दिया कि वहां कोई फायर नहीं होगा, नो फायर जोन। अभी भी क्या पाकिस्तान के साथ नो फायर जोन नहीं बना सकते? जो हमारे किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे 1990 से कश्मीर के एलओसी पर मारे गए हैं, क्या उनके लिए अगर नो फायर जोन हो जाए, जैसे चीन के साथ अगर हम कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ कर सकते थे। ये जहां का पंजाबी और जहां का जाट और वहां का एक बलोच आपस में कुश्ती करते हैं, हफ्ता भर करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? मगर ये जो हमारी विदेश नीति और कन्फ्रंट्रेशन वाली पॉलिसी है ना, ये प्राथमिकताएं हमें वहां ले जाती हैं जहां हमें हिंदुस्तान को दिवालियापन की तरफ ले जाएंगी। चलो और ठीक है, और लेंगे रूपचंद जी, आपकी प्राथमिकता का मुद्दा उठा, माइंडसेट का मुद्दा उठा, और हम ये है कि हमारी जमीन भी पाकिस्तान की तरफ बड़ी उपजाऊ है। यदि ये कोई बात होती है, पब्लिक प्रेशर बनता है राजनीति के चक्कर में, हम वोटों की राजनीति में। अब मेरे साथ में सहारनपुर से पवार साहब जुड़े हुए हैं। पवार साहब, आप अपना व्यू पॉइंट हमें इस लाइन पे दे दिए। रूपचंद जी ने एक बात उठाई कि प्राथमिकताएं गलत थी हमारी, हम यदि यूथ को, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके। लेकिन एक बात उभर करके आ रही है, मान साहब ने ये कहा था कि इंटरनेशनल लोन देने वाली जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू कम करिए, आप भर्ती कम करिए, नौकरियां कम दीजिए, और आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इस तरफ करिए। ये प्रेशर है लोन के अंदर, जो 34% लोन दिया है, यानी नौकरियां इधर कम हो रही है। तो ये सरकार की नहीं मंशा है, ऊपर से लोन वालों की भी है। लोन देने वाला आदमी ये बात करता है कि तुम यहाँ पैसा इनको नहीं दोगे, तनख्वाह बांट के इनको ये नहीं करोगे, मेरे पैसे मेरे सही जगह उपयोग होने चाहिए। ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ में है। तो पवार साहब, आप इस पे अपना क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? धन्यवाद चौधरी साहब, सभी को नमस्कार। ये तो बात सही है कि हमारी प्रायोरिटी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम झेल रहे हैं। सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 65% हमारी आबादी कृषि पे आधारित है, कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। तो अगर हम उस 65% में आबादी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मिसयूज है, वो बेकार अपना समय नष्ट करते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं, कहीं भी लोग आपको जो है खाली टाइम पास करते हुए दिख जाएंगे। उसका कारण ये है कि हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, जनसंख्या की बात जहां तक है, जो देश में पैदा हो गया वो आज 70 साल औसत आयु है, तो 70 साल जिंदा रहेगा तो वो खाएगा भी, पहनेगा भी, उसको और भी जरूरतें होंगी। तो उसका अगर हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो प्राथमिकता तो हमारी सही है ही नहीं, इसमें तो कोई संशय है नहीं। और इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। 2002 में ये निर्णय लिया कि भाई हम कृषि के स्थान पर उद्योग को प्राथमिकता देंगे, जिससे हमें रोजगार मिलेगा हमारे युवाओं को। लेकिन आज आप 2023 में उसका आंकलन करके देख लें कि रोजगार कितने को दिया हुआ है, किस तरह का रोजगार है। आज भी 2% एम्प्लॉई हैं, बाकी तो मजदूर हैं, संगठित मजदूर हैं या संगठित मजदूर है, मजदूरी की कैटेगरी में हैं। और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिल्ली से देहरादून के लिए एक हाईवे है, उसकी जगह अगर आप 4 बना दें
तो ये उनको तो अच्छा लगेगा कि भाई मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, जिनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, बड़ी बढ़िया गाड़ियां हैं, उनको तो ठीक लगेगा। लेकिन आम जनता की तो हमारी खेती की जमीन चली गई, उस पर ग्रीनवे बन गए सारे के सारे, जो है जो आगे के लिए कृषि थी वो भी खत्म हो गई। सवाल यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? क्या हम अपने युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, या हम कृषि को अपने आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि भाई हम किसी से मतलब सामान न मंगाए, खेती का सामान। आज भी आप देखें दालें बाहर से आ रही हैं, खाने का तेल बाहर से आ रहा है, मतलब क्या क्या नहीं आ रहा है, ये समझिए कि आप मतलब हम कहाँ रहे हैं। और ये इसलिए नहीं है कि मे, हम किसी मेरा को मेरा 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 सवाल पवार साहब ये था कि लोन देने वाली जो एजेंसी है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जी या जी जो भी है, उनका जी जो प्रेशर है उसके ऊपर हम क्या सोचते हैं? क्या वो देखिए, कहे अभी वो नौकरियां नहीं देनी? अभी 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 गलत फहमी है लोगों को। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम खर्च कहाँ कर रहे हैं। अभी खर्च आपने सरकार का तो बता दिया, दयाल साहब ने जो है मान गया बात, जो है उन्होंने ठीक बता दिया। लेकिन जो जनता खर्च कर रही है वो, कि साहब हम 7 लाख करोड़ रुपए अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए विदेशों में खर्च कर रहे हैं, हम 5 लाख करोड़ का सोना मंगा रहे हैं, हम जो है मतलब अपनी प्रायोरिटी ये भी तो देखिए कि हम जो है जो वो ऐसे खर्चे हैं, वो जो आप लोन लेते हैं वो जा कहाँ रहा है। आप एजुकेशन में 7 लाख करोड़ रुपए आप विदेशों में फीस देने का क्या मतलब है भाई? अपनी क्यों नहीं डेवलप करते आप एजुकेशन को अपनी क्यों नहीं डेवलप करते? आप जो है अपना सामान आयात करने के लिए, कृषि का सामान आयात करने के लिए क्यों उधार ले रहे हैं? आप यहाँ क्यों नहीं खर्च करते? आप जो है अभी ड्यूटी फ्री कर दी दालों के ऊपर, मतलब दाल जो आ रही है वो ड्यूटी फ्री कर दी आपने। जो है आपने समझौता कर लिया कि अमेरिका का सेब खाएंगे हम। आपने समझौते कर लिए लाचारी में, इसलिए कि आप जिस पे कर्जा लेने जाएंगे वो तो अपनी शर्तें लगाएगा ना। भाई आप अपना कर्जा लेने की नीति को ठीक करें ना। क्यों लेते हैं आप कर्जा? ऐशो आराम के लिए ले रहे हैं सारा का सारा। आप उद्योग, आप देखो चौधरी साहब, मैंने मेरठ में भी आपसे कहा था, भाई उद्योगपति कृषि की तरफ को क्यों भाग रहे हैं? वो डेयरी क्यों लगा रहे हैं? वो अनाज क्यों खरीद रहे हैं? वो गेहूं क्यों खरीद रहे हैं? वो सेब क्यों खरीद रहे हैं? वो कार बनानी छोड़ करके क्यों आ रहे हैं इधर? इसलिए कि जनसंख्या कम होने जा रही है, जनसंख्या में जो परचेजिंग पावर है वो कम होने वाली है आगे जा करके। इसलिए वो जो पैदा होगा वो खाएगा तो है, इसलिए वो खेती की तरफ आ रहे हैं। मतलब हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज, और ये इसके लिए दोष सरकार को ना दें कृपया। मेरा अपना मानना दूसरा है। भाई जनता अगर जो कहेगी वो ही नेता समझता है। अब जनता ही अगर जागरूक नहीं होगी, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप हिंदू मुसलमान पर डिस्कस कर लिए, 1 घंटा बात कर लेंगे आपसे। आप खेती पर डिस्कस करिए तो कुछ भी नहीं, रोना रो देंगे। मिल नहीं चला, पेमेंट नहीं हुआ, पर्ची नहीं आई, मतलब उस पर रोना रोएंगे। भाई ये ना देखो कि अभी आप देखो क्या हुआ था, आप इथेनॉल पे बैन लगा दिया, फिर हटाना क्यों पड़ा? मतलब आप हर एक चीज को देख ही नहीं रहे हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अगर उसे काने को रामदेव को अपना चावल बेचना है तो साला उस पर बैन लगवा दिया, ईरान के चावल पे उस पर टैक्स बढ़वा दिया। अब वो काना देशभक्त है, मैं बोलता हूँ सीधे सीधे, बुरा लगे किसी को बुरा लगे, वो काना देशभक्त है क्योंकि उसने 20 साल, मतलब ये समझ लो कि 10 साल से चावल चल, पिटवा रखा हमारा। हमारी चलो बासमती 10 साल से चलो काने ने ठीक पिटवा है। रखी, रामदेव ने, और उसके वो देशभक्त है। मैं पवार साहब फिर लेता हूं आपको। जी मैं सुवालाल जी, प्रोफेसर साहब मिजोरम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रोफेसर साहब, मेरा एक इनपुट और है, बाकी बात आप अपने हिसाब से कहिए। इस सरकार की प्राथमिकता टूरिज्म पर ज्यादा है। 50 डेस्टिनेशन, 50 इन्होंने पाथ खड़े किए हैं, सीता पाथ, बुद्ध पाथ, ये इस तरह से रामायण पाथ, और इस तरह से बहुत सारे इन्होंने पाथ बनाए हैं, जिन पाथ में घूमते घूमते, मंदिरों में घूमते घूमते टूरिज्म का बहुत बड़ा ये मॉडल लाए हैं। ये मान रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी भाषाएं सीख लेंगे, तो वो लोग जो है इनको गाइड के रूप में कर लेंगे, बहुत सारी दुकानें खुल जाएगी। एग्रीकल्चर की साइड में ये टूरिज्म का भी एक फंडा आया है। पवार साहब की बहुत चिंता थी कि एग्रीकल्चर, सबकी चिंता एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा थी, लेकिन टूरिज्म को मॉडल को अभी अभी जो इस सरकार ने बहुत भारी तरीके से लॉन्च किया है। जैसे ये अभी अयोध्या मंदिर बन रहा था, इसका पूरा पाथ बना, सीता का भी पाथ बना, ये जहां जहां भी इनके डेस्टिनेशन बने हैं, बुद्ध का बना, मैक्रो, ये मैंग्रो जो है अपना सुंदरवन है, उसके अंदर भी पाथ बनाया। 50 पाथ मैंने पढ़े थे इनकी है प्रायोरिटी में, जिनमें से काफी पाथ शुरू हो गए हैं, कुछ केदारनाथ, बद्रीनाथ पाथ, सब जगह से इन्होंने टूरिज्म का फंडा भी ये लाए हैं, क्यों धर्म आधारित संतुलन की तरफ जा रहे हैं।
तो शिवालाल जी, आप अपना इनपुट थोड़ा रोजगार के तहत भी लेकर के, और इस तरीके से कैसे आप हमें बजट की तरफ के, अब हम यदि सरकार हो खुद, तो हमें क्या करना चाहिए? सबके इनपुट एग्रीकल्चर ओरिएंटेड आ रहे हैं, एनवायरमेंट ओरिएंटेड आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओरिएंटेशन आ रहे हैं, और खरीदारी जो है, सेना के जब युद्ध ही नहीं हुए तो हम क्यों इतने खरीद रहे हैं? पहले हमारे यूथ को हम एम्पावर्ड कर दें, इनकी हेल्प कर दें, ये बात उभर के आ रही है। शिवालाल जी, ओवर टू शिवालाल जी। शिवालाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिजोरम में हो सकता प्रॉब्लम हो, आने वाले थे इधर राजस्थान। नहीं, मैं आ गया हूँ, लेकिन सुन भी रहा था बोलिए। आपको। हाँ बोलिए। एक्चुअली आप कहाँ चर्चा किए थे मैं सुन नहीं पाया था, थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा था और ध्यान नहीं रहा, मुझे पूरा सुन नहीं पाया। चलो, मैं और कोई साथी आपके अंदर, पुष्पेंद्र जी कई नाम है, मैं या तो नाम पुकारूं या आप अपना हैंड रेज करें ताकि मैं आपको ले पाऊं। कई इसमें नए साथी जुड़े हैं आज, तो उनका भी हो जाए, क्योंकि ये बजट का ऊपर है। तो ये एक सेशन इस हर संडे हम करते हैं, लगभग 1 फरवरी को बजट है, तब तक है कि बाकी लोगों के लिए तो सीतारमन जी और एक्सपर्ट जा रहे हैं। हमारा जो गांव का गरीब के आदमी से कोई नहीं पूछता कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कई लोगों को जोड़े, कुछ एक्सपर्ट जो बजट बताने वाले हैं उनको जोड़े, और उसके बाद में हम इसके अंदर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो मैं या तो आप लोगों को नाम के हिसाब से पुकारूं, ये जसविंदर जी बैंड्स जुड़े हुए हैं, आप कोई बात रखना चाहें तो अपनी बात को रखें। फ्रांस से फूल कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनको मैं बाद में लूंगा। फिर पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात को रखें। तो जसविंदर जी परिचय भी दे दें थोड़ा, कहां से हैं, ताकि बात हमें सुनने में भी आनंद आएगा, और आप अपनी बात को माइक खोलें और अपनी बात को रखें। क्यों जसविंदर जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? नहीं सुन पा रहे हैं, तो चलो पुष्पेंद्र जी आप आइए। माइक खोलिए पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज तो बंद नहीं है कहीं? हाँ, मेरी आवाज तो चालू है। हाँ चलो पुष्पेंद्र जी, मुझे भी सेकंड राउंड लेना पड़ेगा, ये तो ये लगता है मुझे। मैं सोच रहा था कि बाकी लोगों के व्यू आ जाएं तो एक्सपर्ट से फिर उन्हीं उन्हीं से फिर बात को पकड़े जाएं। हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए, आपके माइक खुल गया। हाँ बोलिए सर। आप जसविंदर जी आप थोड़ा रुक ले, अब दोनों ने साथ खुला है, तो पहले मैं पुष्पेंद्र जी को ले लूं, फिर आप तैयार रहें। हाँ पुष्पेंद्र जी, आप क्या व्यू पॉइंट देना पाएंगे? हमारी प्राथमिकताएं, हमारा बजट आने वाला है, उसमें आपके सुझाव, देश को किधर पैसे देने चाहिए, इसके अंदर। माइक खुल के आपका बंद हो गया पुष्पेंद्र जी, खोलिए। बोलिए बोलिए, आपका माइक खुला है, बोलिए, आप तो शुरू कीजिए बोलना। कृषि नेटवर्क प्रॉब्लम। मैं क्या मेरी आवाज आ रही है सभी साथियों को? हाँ आवाज आ रही, आप तो बोलिए। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार मैं नमस्कार, पुष्पेंद्र बोलिए। कुमार, डीन पोस्ट हार्वेस्ट कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से बोल रहा हूँ। हाँ और बोलिए आज सर। का विषय बड़ा ही रोचक रहा, और विषय हमारा बजट पे है। और हमारे हनुमान जी चौई साहब ने बहुत अच्छी रोचक इसमें जानकारी दी, पर क्योंकि मेरा ये इकोनॉमिक्स कोई फील्ड नहीं रहा है, तो उतनी गहराइयों को तो मैं नहीं समझ पाता कि इसकी क्या रही है। पर अब जब साथ में जुड़े हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें रुचि के साथ साथ बढ़ेगी जानकारी भी। हमारा तो इसमें कहना यही है कि जो कृषि शिक्षा है, कृषि शिक्षा का इस गवर्नमेंट ने
बजट इतना कम करते करते कम कर दिया है कि वो मरणासन हो गई है। और ये हरित क्रांति की देन है जो आज हमारे खाद्यान्न के भंडार हैं। कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर एजुकेशन में खाली एग्रीकल्चर एजुकेशन ही नहीं होती, इसमें टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ चलती है, चोली दामन का साथ है इसका। और टेक्नोलॉजी से ही कृषि में विकास होता है। तो जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं उनका नाम सबका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी साथ में ही आता है। ये कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय इसीलिए कहलाते भी हैं। तो मैं तो यही अपने इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, ज्यादा इसमें कोई गहन बात तो नहीं कह पाऊंगा, ना उसकी मेरे पास जानकारी है। इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कृषि शिक्षा और कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी तकनीक हैं उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, अच्छी उन्नत तकनीक आनी चाहिए, और जो हमारी जटिलताएं हैं कृषि में और तकनीकी के माध्यम से उनको सुलझाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुष्पेंद्र जी आपसे मैं 1-2 मिनट में मैं आपको लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि तकनीक के तौर पे तो इन्होंने आपको ड्रोन दे दिया, जो है लखपति दीदी के नाम से। बजट आपका पिछली बार था वो 9,504 करोड़ का था, जिसमें से 10.41 लाख तो कैपिटल पे था और बाकी सब पे था। बजट की प्रॉब्लम वाकई, मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इन्होंने जो बिल बनाए हैं ना, अभी इन्होंने ये कहा है कि पूरे का पूरा टेक्नोलॉजी का काम प्राइवेट कंसर्न करेंगे और उनके अंदर ही रिसर्च चलेगी, और वहां से आपके ये स्टूडेंट उस रिसर्च के तहत इंडस्ट्री 4.0 के तहत वहां चले जाएंगे, उनके काम करेंगे और उन लोगों को हेल्प करते करते उनको वो बैंक का एक सिस्टम खोला इन्होंने एबीसी के नाम से, एकेडमिक बैंक क्रेडिट के नाम से। तो प्राइवेट लोग इनको, यानी अडानी जी यदि खेती पे कब्जा करते हैं तो अडानी जी उनको सर्टिफिकेट देंगे कि इस आदमी ने मेरे यहाँ पे ये रिसर्च की। तो आप लोगों का पूरा ढांचा कोलैप्स करके, क्योंकि मैं 1-1 मिनट की संसद की कार्रवाई सुनता हूं, वो मैं जानकारी में डाल दूं, मेरी डायरियां भरी पड़ी है। पूरा प्राइवेटाइजेशन के मॉडल में वो कंप्लीट आपकी यूथ जो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, डिग्री देंगे, उनके अंदर 5 तरह के इन्होंने किया है स्किल। तो सरकार फिर रीस्किल करेगी प्राइवेट वाले, अप स्किल करेंगे प्राइवेट वाले, इंटर्नशिप करेंगे आप लोग, जो इंटर्नशिप के लिए इनके पास भेजेंगे और अप्रेंटिसशिप के लिए इनके पास भेजेंगे। ये सारा ढांचा होने के बाद में, उनके क्रेडिट जुड़ने के बाद में 16 देशों में 40 लाख वैकेंसी है, जिनके तहत ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मार्फत ये बच्चे चले जाएंगे। और इन्होंने 50,000 करोड़ का वो एक फंड भी खोला था, उसके अंदर 36,000 करोड़ ये लोग देंगे। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, गवर्नमेंट कुछ देने लेने को नाम नहीं है, लोन लेती है, ये अपना काम चलाती है। मैंने 102 जो डिमांड पड़ी उसमें राष्ट्रपति के खर्चे भी हैं, उपराष्ट्रपति के खर्चे भी हैं, प्रधानमंत्री है, सचिवालय, दुनिया भर के खर्चे इनके पास में पड़े हैं। और जो पैसा देने वाला आदमी ये कह रहा है कि तुम नौकरी नहीं लगाओगे, मैं पैसा दे रहा हूं वहां चुपचाप वहीं खर्च करोगे। इस सारी परिस्थितियों के अंदर हम फंसे पड़े हैं और हम इसलिए बजट को हम पूरे 1 महीने तक, मैं इसको सेशन के तौर पे ला रहा हूं, अगले संडे भी हम इसी लाइन पे रहेंगे कि आखिर जाएं कहां। पैसा सरकार के पास लिमिटेड है, प्राइवेट लोग जो है उनको जॉब देने की गारंटी नहीं है उनके पास में। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप इसको अप स्किल तक ले जाओ, उसके क्रेडिट बना दो तो उसको जॉब दे दो, लेकिन जॉब के तहत इन्होंने ऑटोमेशन कर दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर दिया, रोबोटिक का सिस्टम कर दिया और पूरी फैक्ट्री रोबोट से इनसे चलने की लग गई। इन सारी परिस्थितियों में हमारा 65% यूथ भटका हुआ है। और जितनी भी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, आपका बीज का जो कंसेप्ट है उसको इन्होंने ट्रूथफुल लेबल्ड के नाम से इनको दे दिया। और अभी अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बीज की एक सोसाइटी पूरी खुली है जो बीज पैदा करेगी भारत नाम से, और ये सारे प्राइवेट वाले करेंगे। अब आप लोगों को जो भी यूनिवर्सिटी पे या एक्सपर्टीज है, इनको प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे इनके,
परिस्थितियां बहुत टिपिकल है। आपने बहुत ही मुद्दे की बात उठाई और ये बात आपके कॉलेज लेवल पे जो भी वीसी वगैरह इनके पास तो लेटर आ चुके हैं। हमारे जैसे आदमी तो संसद को सुनते हैं, इसलिए वो आधी अधूरी जो भी जानकारी है उनके पास राइटिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो सुनते हैं वो ये आपसे शेयर करते हैं। अब जसविंदर जी, आप भी अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखें। जी नमस्कार हनुमान जी। हाँ, मेरा सभी जुड़े हुए साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में। और लेकिन मुझे नौकरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन मैं अपनी खेती में ही थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ भी, टेक्निकल वे से हम इसको कर पाए। मेरा जो गांव है, यहाँ का जो टमाटर है वो सबसे मतलब पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो वेजिटेबल्स का हब है हमारा। तो मैंने तो फिर अपना पूरा का पूरा फोकस इसकी तरफ लगा दिया कि मैं इसको अगर मैं खुद डेवलप हो जाऊंगा तो मैं अपने समाज को भी डेवलप कर पाऊंगा। जब मेरा आसपास का पड़ोस डेवलप हो जाएगा तो फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचूंगा। तो मैं तो इस मुद्दे से चल रहा हूँ सर, इसको लेकर के, क्योंकि मुझे इतना पता है कि सरकार से तो मुझे कोई हेल्प की उम्मीद है नहीं। हाँ, एक बैंक है, अगर वो मेरी हेल्प कर दे तो हम इसको थोड़ा स्पीड से कर लेंगे। लेकिन बैंक को भी, जैसे अभी आपने बताया था ग्लोबलाइजेशन की, जो इन्वेस्टर है, अगर मैं पैसा उससे बोलता हूँ कि मुझे होम लोन चाहिए और मैं मकान ना बना करके मैं गाड़ी ले आता हूँ, फिर उसको पता चलेगा यार इसने मकान तो बनाया नहीं, गाड़ी ले आया है और ये तो खर्चे इधर उधर करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं लोन के लिए खड़ा हूँगा तो मुझे नहीं देगा। ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब हम अपने आप को डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी एक प्रायोरिटी को लेकर के चलना पड़ेगा कि हमें डेवलपमेंट किस एरिया में करनी है। अगर हम कृषि में करना चाहते हैं तो हमें कृषि से रिलेटेड ही करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा सर। इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत है उसको हम खुद ही बना सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने ड्रोन इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिखा रहे हो बार बार कि हम महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई, महिलाओं को पहले पढ़ा तो लो। महिलाएं शिक्षित तो हो नहीं रही है, वो ट्रेनिंग कैसे ले लेंगी। अच्छा चलो, दूसरी बात मानते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है जसविंदर जी, शायद कुछ आवाज कट गई बीच में। माइक तो खुला है या मेरे तो नहीं। हाँ चलो, मैं जसविंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको एक बात इंटरवेन करना चाहूंगा। वाराणसी के अंदर ये जितनी भी सब्जियां हैं, इनका इंडिया की वो पूरा है, रिसर्च सेंटर है वाराणसी में। मैं देख के आया था। और वाराणसी के रिसर्च सेंटर से आपको जुड़ना होगा और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम एक्सपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं तब तक हमारा कोई उसमें कोई वजूद बनता नहीं है। जब तक आदमी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ढांचा है वो कुछ कॉरपोरेट ने कब्जे कर रखा है और फार्मर्स और ये सिर्फ प्रोड्यूसर है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसमें उसको फायदा मिलता ही है, ये बात तो है ही, वाजिब है। इनका नेटवर्क जसविंदर जी आपका प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो मैं एग्रीकल्चर का सेक्टर है, तो पुष्पेंद्र जी आप मेरिट एग्रीकल्चर कॉलेज से है ये भी, तो हाँ जसविंदर जी, मैं आपको ये कह रहा था कि वाराणसी का सेंटर है, इसके बारे में मैं पुष्पेंद्र जी को पूछ लूं, शायद इनकी जानकारी में हो। इस सेंटर के अंदर जो सब्जियां वगैरह जो है वो इसका हिंदुस्तान भर का ये सेंटर है। आप कभी गए वहाँ, बीज लाए वहां से? नहीं सर, अभी मैं जा नहीं पाया, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। मैं गया हूँ। लेकिन एक बात बता दूं कि स्टार्टअप की दुनिया में और यूनिकॉर्न की दुनिया में ये है तो गोरख धंधा स्टार्टअप का, क्योंकि स्टार्टअप उन्हीं लोगों ने कॉर्पोरेट वालों ने बना रखा है। आपके जैसे को एंट्री नहीं मिलती है उसमें। क्यों, मैं इस पे पूरी तीखी नजर रखता हूँ कि स्टार्टअप के मायने क्या है, कौन है, क्या है। ये दो तरह से चल रहे हैं स्टार्टअप। एक कंपनी बेस चल रहा है, एक इसके कोऑपरेटिव बेस अमित शाह जी और ला रहे हैं, जिसको पैक्स कहा इन्होंने। अब मुद्दा ये बनता है कि इन्होंने एक्सपोर्ट की एक यूनिट बना ली। अब आप एक्सपोर्ट की यूनिट, तो एक आदमी जो है मोनोपोली करके अपना पूरा अनाज या टमाटर पूरे भारत के एक आदमी ले ले, या टमाटर केचप बना ले, या टमाटर को कहीं भी दे कर दे।
तो मेरा सिर्फ डिस्कशन के पीछे लॉजिक ये है, मैं जिस बात को ध्रुवीकरण इसलिए कर रहा हूं कि बड़े लोगों का पनपना और छोटे एमएसएमई और इनका खत्म होना और सेंट्रलाइजेशन होना पूरा फंड का या चीज का, ये बहुत मायने है। तो उसके अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, आप जबरदस्ती करेंगे। क्योंकि मैं टमाटर के बारे में ही बताऊं, एक कंपनी ने मेरे एक साथी के पास में टमाटर की बीज दिया और उसको कहा कि आप टमाटर का हमें बीज पैदा करके दो। तो एक एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपको इतने किलो होना चाहिए, उसके हाँ, हाँ। परसेंटेज ज्यादा निकल गई, 2 किलो 400 ग्राम था तो उसके 2 किलो 700 ग्राम हो गया, तो उसके जी। पेनल्टी लग गई। तो मैंने हाँ, कहा हाँ। पेनल्टी कैसे लग गई कि एग्रीमेंट था ऐसा। तो अब कैसा एग्रीमेंट था कि आपने ज्यादा पैदा कर दिया टमाटर, उसने बीज दिया, बोया और बीज निकाल के उसको वापस दिया, तो उसके परसेंटेज ज्यादा हो गई, परसेंटेज ज्यादा हो गई तो उसके पैसे लग गए। तो ये जी। खैर अभी आज का सेशन हमारा बजट की ओरिएंटेड है, लेकिन बजट के पीछे ये जितनी भी डिमांड है उस डिमांड में हम पैसे भी ले लें। और पुष्पेंद्र जी वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह तो ये बाहर से आ रही है, वही हाँ जी। लोग करेंगे, ये बहुत बड़ा ढांचा बन रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एरा में हम फंस चुके हैं, नए मेथड के अंदर सारा कुछ आ चुके हैं। जी। अब सुवालाल जी आपने कुछ बात सुनी और हमारा कुछ इंटरवेन करे तो, नहीं हो तो मैं फूल कुमार जी फ्रांस से जुड़े हुए हैं, उनका टाइम भी बिजी रहता है। जसवंत जी आप माइक बंद कर दीजिए अपना। और ओके, हाँ, थैंक यू। तो सुवालाल जी आप कोई इनपुट इसमें दे पाए? हम बजट पे डिस्कशन कर रहे थे, बजट के केंद्र बिंदु क्या होने चाहिए, बजट के अंदर किसको हमें जो है प्राथमिकताओं में लेना चाहिए, ये बात मुख्य रूप से चल रही थी। ऋषि के इर्द गिर्द ये साइड में जो भी जॉब है इनके अंदर भी हम थोड़े थोड़े से एंटर हो गए। तो आप सुवालाल जी कोई बात अपनी रखें और फिर मैं फूल कुमार जी को लेता हूं और बाकी जो मलिक साहब एक जुड़े हैं उनको भी लेता हूं। सुवालाल जी। सुवालाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप माइक खोलें अपना। चलो सुवालाल जी मेरे ख्याल से गांव आए हुए हैं, थोड़ा बिजी ज्यादा हैं। फूल कुमार जी आप फ्रांस में रह रहे हैं, हमारी प्राथमिकता लोगों को यही कहा कि भाई एग्रीकल्चर होनी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत टुकड़ों में है। मैं केंद्र बिंदु ये ले जा रहा हूं कि एग्रीकल्चर का ढांचा एक आदमी के मुट्ठी में आने की एक कवायद चल रही है पूरे देश में। पूरा देश का सेटअप ये है कि कंपनी और कॉरपोरेट दोनों, मतलब कोऑपरेटिव स्कीम जो अमित शाह का सहकारी बिजनेस है वो, और एक कंपनी बिजनेस है, दो के तहत कानून बने। दोनों ये चाह रहे हैं कि किसान की पूरी चीज पैदा की हुई हम एक जगह लाएं और उसको वैल्यू एड करें, उसमें कोई सिस्टम करें और उसको फिर एक्सपोर्ट कर दें। भारत का नागरिक खाए नहीं खाए, लेकिन एक्सपोर्ट करके धन कमाए और हमारा डेवलपमेंट हो। ये इसको मोटा मोटा इन्होंने एक डायरेक्शन जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया है, खर्चा ही उस पे उधर डायरेक्शन में ही हो रहा। इन पैसों को ये ट्रांसफर एंट्री में मान साहब बाद में लास्ट में बताएंगे कि ट्रांसफर भी पैसे होते रहते हैं इधर उधर। इनका जो है बजट एप्रोप्रिएशन कहते हैं, इसका उठा के इसको दे दो और इसको करके कर दो, और वो संसद में ला करके बिल पास करवा लेते हैं। इनके पास पूरा का पूरा ढांचा है। तो फूल कुमार जी आप इसमें क्या इनपुट देना चाहेंगे? हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। सर ये यहाँ कंपैरेटिवली जो यूरोप कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, बाकी दुनिया कह लीजिए और अपना देश, मुझे लग रहा है कि ये लोग ना हमारे देश को साउथ इंडिया या वेस्ट या ईस्ट इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारी नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है, जो पूरा ये एरिया जहाँ पे किसान आंदोलन का भी केंद्र था, यहाँ अगर ये 24 में आते हैं तो क्रांति जरूर होनी है, ये कन्फर्म्ड है। क्योंकि 24 में ये आएंगे तो ये अडानी को और ज़्यादा हावी करेंगे और फिर यहाँ पे फिर से बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने हैं। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रांस में एक बैरियर है, यहाँ पे कॉरपोरेट खेती पे एक लिमिट से आगे हावी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो किसानों की ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करके रखा जा रहा है और ये लोग इस बात के बारे में क्रिस्टल क्लियर हैं कि किस लेवल तक हमें कॉरपोरेट को एंटर करने देना और किस लेवल तक नहीं करने देना। क्योंकि ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चाहे उससे पहले और भी कई सारे रिवॉल्यूशन है, उनसे सीख के ये लोग अपना आगे सिस्टम ले जा चुके हैं।
और हमारे वालों ने समहाउ रिवर्स में गियर लगा दिया है, और रिवर्स में गियर ये लगा दिया है कि ये लोग 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइप के सिचुएशन बना देंगे अगर ये 24 में सत्ता में सेंटर में आते हैं तो, और फिर वहां से शायद 10, 20, 30 साल और लग जाएंगे हमारे लोगों को एक रिवॉल्यूशन खड़ा करके इनसे पिंड छुड़वाने में, जो कि अभी लोगों को बहुतों को समझ आया हुआ है, बहुतों को नहीं आया हुआ। अब थोड़ा सा मैंने एक चीज नोट करी है कि हमारे यहाँ जो ये डिवाइड एंड रूल में कम्युनिटीज को डिवाइड करके रखते हैं ना, तो उसके चक्कर में भी ज्यादा चीजें उलझी हुई हैं। लेकिन कुछ कम्युनिटीज अब समझने लग गई हैं कि किसान आंदोलन की इम्पोर्टेंस क्या थी। और रही टूरिज्म की बात, तो टूरिज्म तो देखो इसमें सेलेक्टिव ही है, सेलेक्टिव इन द सेंस कि जो इनकी चॉइसेस के हिसाब से ये टूरिज्म का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पे टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं कर रहे, असल में ये रिसोर्सेज का वो कर रहे हैं, दोहन जिसको कहते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के जंगल हों या लेह लद्दाख में जो लिथियम की है क्या वहाँ पे माइंस जो हैं शायद, तो वहाँ पे जो इन्होंने किया है, ये एग्रीकल्चर के नाम पे ये ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। वही इनका स्टोरेज जो ये करते थे, जमाखोरी जिसको बोलते थे, किसी जमाने में जमाखोरी से हमने पिंड छुड़वाया था, वापिस वही दौर आ रहा है। और ज्यादा एज सच संघर्ष ही लग रहा है मुझे फिलहाल, क्योंकि देखो ना, एक और चीज नोट करो, अभी एक डाटा आया था कि पिछले 2014 से पहले भारत पे 55 लाख करोड़ कर्जा था, आज के दिन वो बढ़ के 205 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि सिर्फ 150 लाख करोड़ कर्जा तो इन 9 साल में कर दिया इन लोगों ने। और कमाल की बात यह है कि इनका मीडिया का तंत्र का प्रचार ऐसा है कि किसी को समझने ही नहीं दे रहे हैं कि ये किस गर्त में देश को ले जा चुके हैं। अभी एक और न्यूज कल चल रही थी हमारे ग्रुपों में कि रेजांगला का जो पोस्ट होता था, जिसके लिए कि हमारे अहीर भाइयों का जो एक बलिदान का पोस्ट रहा है चीन लड़ाई 1962 का, उसको भी मतलब डिसमेंटल करके स्टेप बैक कर रहे हैं, ये उसको नहीं सेव कर पा रहे। और हमारे लोग इन चीजों को नोट नहीं कर पा रहे कि ये लोग वाकई में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गर्त में डाल के, वो जो कहावत है ना कि व्यापारी अगर राजा सिर्फ इसमें इंटेंशन से बन जाए कि उसको सिर्फ व्यापार ही चाहिए और वो भी 2-4 लोगों की मुट्ठी में है, तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो रही है हमारे देश के लिए। ऊपर से एक और चीज आपको एक छोटी सी बात बता दूं, 1 जनवरी यानी कल से सैंक्शन लग रहा है हीरे के व्यापार पे। यूरोप ने, G7 देशों ने इंडियन हीरे के व्यापार को बैन कर दिया है, और इससे जो करीब 50 लाख जो हीरे के व्यापारी हैं, और खासकर इसमें गुजराती हैं, उनको बड़ा सेटबैक लगने वाला है, जिसपे मोदी सरकार जो है घुटनों पे आ भी रखी है, मना भी रही है इनको, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। और ऐसे ऐसे सैंक्शंस आने वाले वक्त में, अब एक और खास बात बताऊं, जो निज्जर और पन्नू की हत्या या हत्या के प्रयास के मामले थे, उनमें भी जो यूएसए में 5 जनवरी को बड़े पटाक्षेप होने हैं, एक वो जो गुप्ता मिला है, निखिल गुप्ता नाम है शायद उसका, और उसके बाद वो प्रूव कर होने के बाद चांसेस ये हैं कि उसको यूज किया जाएगा इंडिया पे और भी सैंक्शंस थोपने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उसको देशभक्ति के तौर पे दिखाएंगे कि देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं। मतलब वहां पे भी ये कवर अप ये देंगे इस चीज का, तो वो सिचुएशन बहुत खतरनाक है सर। थैंक यू। आपके यहाँ माइक म्यूट है हनुमान सर। माइक खोलो सर। मान साहब, मैं ये बात ला रहा था आपके पास, में वापस आ रहा था उधार वाले बात में, आज के टॉपिक में भी है। 55 से 205 जो हुआ है, वो कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी थोड़ी सी आप अपनी बात को रखें। और फिर खतरा कोई हो तो उसको इंगित करें। फिर मैं वापस वही पवार साहब, रूपचंद जी और इनको लेता हूँ। आशवालाल जी शायद गाँव में बीती है कोई मीटिंग वगैरह, मुझे लगता है। हाँ मान साहब, उधार का हम क्या, हाँ कोई नहीं, जो टोटल 205 लाख करोड़ जो बताया कर्जा, जो अपने बजट का भी 34% है, बहुत बड़ा हिस्सा खर्च है। क्योंकि दुनिया के हर देश, कर्जा लेना कोई बुरा नहीं है। कर्जा आदमी, जैसे कोई आदमी भी लेता है, घर के लिए भी लेता है कई बार, या कोई व्यापारी है वो कर्जा लेके भाग जाए, वो तो गलत है, उसको मतलब अपने खुद के लिए करे। लेकिन कर्जा लेके यदि आदमी, मान लो 1 करोड़ का कर्जा वो ले लिया, लोन लिया किसी ने बैंक से, देश का आदमी, और उसने 1 साल में ही 1 करोड़ के 2 करोड़ बना दिए, उसे कमा लिए, तब तो अच्छा है।
लेकिन आप 205 लाख करोड़ आपके देश पे कर्जा है और उसका खर्चा इस ढंग से करो कि उसकी कोई पैदावार नहीं हो, देश के लोगों को फायदा नहीं हो। कर्जा क्यों लेता आदमी? इसीलिए लेता है कि भी ये खर्चा जो करना है देश की जनता पे तो करना है, देश के लिए करेगा। भारत के जो 144 करोड़ जनता हो गई है, तो उसके लिए तो खर्चा करता है, जिसके लिए डिमांडें बनाई हुई, तो जिसमें जैसे डिफेंस को छोड़ के ज्यादातर तो उपजाऊ ही अच्छे काम के लिए होता है, और डिफेंस भी करना जरूरी होता है खर्चा आजकल, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, वो कोई देश हो, अमेरिका भी जब तक आपके पास डिफेंस अच्छा है तभी आपको वो देगा, मतलब कर्जा देगा, लोन, वरना वो भी लोन ऐसे आदमी को नहीं देगा बगैर। अब जैसे श्रीलंका की देखो क्या हालत हुई है, पाकिस्तान तो कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी तो इन्फ्लेशन इतना हो गया कि 500 रुपया आपको तेल मिलेगा, फलानी वो मिलेगा, तो डिफेंस वाला रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जो बात आई थी लोन पे कि उन्होंने अभी IMF ने भारत की उसपे चर्चा की थी कि आपका जो 80% ज्यादा वो पिछले अगले 4 साल में 100% आपका डेट टू GDP रेशो है वो बढ़ जाएगा। तब सीतारमण ने कहा था कि नहीं, हमारा नहीं बढ़ेगा, हमने देशी उसमें ले रखा है। तो ये बात सही भी थी। एक IMF की ये है कि भारत के खिलाफ है वो कई दिनों से। जैसे आप देखिए कि IMF का रूल है कि जो देश युद्ध में लिप्त होता है उसको कर्ज नहीं देता है वो। लेकिन अभी यूक्रेन और रशिया में कितना युद्ध हुआ है, तो यूक्रेन को उन्होंने जो है अमेरिका ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, जो कि ज्यादातर मतलब समझो कि अमेरिका उनके अंडर में ही है वो बड़े देशों के, उससे $15 बिलियन का दिया है, दूसरी बार देने और तैयार हो रहे हैं। हथियार दे रहे वो तो अलग बात है, दे कोई नहीं, लेकिन लोन दिया उसको, जबकि जिस देश से ये पॉलिसी है, मतलब तो लिखित में उनके वो है एक तरह से उनके चार्टर में, जिस चलो देश का लड़ाई होगी ठीक है। उसको लोन नहीं देंगे। मान साहब बात आ गई आपकी मेरे समझ में। रूपचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मान साहब ने एक मुद्दा उठाया कि भाई हमें कुछ हथियार वाली बात भी उठी, और एक्चुअली दुनिया के जो हमारे कंपटीशन के समझो या कारण कुछ भी होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी नजर, जैसे हिडनबर्ग भी इसमें टांग अड़ा रहा है, यानी कॉरपोरेट, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने, इनकी आपसी लड़ाई है। इनमें मुझे जो महसूस हो रहा है, इनकी आपसी लड़ाई ये है कि ये सेकंड कैसे आ गया, तो इसको नीचा करने के हिसाब से ये सेकंड क्यों आया नहीं आया ये हमें पता नहीं है ज्यादा। ये रिपोर्टें चल रही है, वो चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं हो कि 2024 का जो हमारा सन कल से ही लग रहा है, हम गरीब भारत के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और हम इन हाथियों की लड़ाई में कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा ले लें और एग्रीकल्चर भी खो दें। हमने बहुत बड़े हाईलाइट अपने डिजिटल इंडिया और वो फलाना और वो एयरपोर्ट और बड़ा ढांचा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़े अपने हाईफाई कर दिया, लेकिन इधर हमारे बैंक भी, IMF, वर्ल्ड बैंक भी शर्तों के साथ दे दे के हमें बांध देगा, तो हम क्या करें? तो बजट आएगा, सुनेंगे, वो बात तो है ही, लेकिन एक आम नागरिक के नाते रूपचंद जी हमें क्या सोचना चाहिए? क्या कर्ज लेना जरूरी है? ये तो मान साहब वाली बात मुझे भी जचती है, शायद हर एक को भी ठीक ही लगती है भाई, लेकिन कर्ज लेके गुलछरे उड़ा लेना ये बड़ी बात है। अब हमें ये भी पता नहीं पूरे गुलछरे उड़े नहीं उड़े, सड़क बना दी, वो बना दी, मोटा मोटा हमारा यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले साल का 10 लाख करोड़ का खर्चा था, वो इन्होंने ज्यादा ही कर दिया इसके ऊपर, वो सड़कें, हवाई जहाज, हवाई अड्डे इस तरह से बना दिए। अब इनको बना बनू के इनको हैंड ओवर कर दिया, इनका इनपुट आउटपुट वापस खर्चा कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो एक अलग बात है। और इधर माहौल ऐसा बन गया कि हम कुछ खरीदारी भी करें, हथियारों भी करें। तो रूपचंद जी, इसमें आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो उधारा वाला फार्मूला है ना, ये एक अमेरिका का वाशिंगटन कंसेंसस है, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन ट्रेजरी का ये फैसला है वर्ल्ड का 1979 के बाद का, शायद 84 के आसपास हुआ है, 89 के आसपास। उसके बाद आकर के ये उन्होंने ये किया है कि जो भी कंट्री या वो हमारी जो सॉवरनिटी में नहीं आते या हमारी डोमिनेशन में नहीं है, उन पर ये प्राइवेटाइजिंग कंडीशन लगाकर वो आगे चलते हैं कि हर चीज को प्राइवेटाइज कर दो। और तो प्राइवेट में इतना ही फर्क है कि शायद जो अपने साथी फूल जी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में लोएस्ट और हाईएस्ट की पेज का फर्क कम से कम 6000 गुना है। 6000 गुना फर्क होगा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का कंपनी का और उसका जो लोएस्ट एम्प्लॉय उसका इतना फर्क गुना होगा पे का।
और गवर्नमेंट की प्राइस में फर्क ज्यादा है। फर्क इतना है इस वक्त जो इंडिया में चल रहा है वो 1 और 80 का है। जब मैं भर्ती हुआ था 1 और 10 का था। इसका मतलब यह है कि उनकी जो पॉलिसी है कि जितनी इकोनॉमिकल इनक्वालिटी बढ़ेगी और जितनी प्राइवेटेशन होगी इतनी इकोनॉमिकल इनक्वालिटी बढ़ेगी, उतनी लाचारता, उतने लोग डिपेंडेंट होंगे और एक तानाशाही की सरकार ऑटोमेटिक आएगी जो इस किस्म के लाचार लोगों को 5 किलो राशन पर ही कन्विंस करके अगर अपना वोटिंग में एक इलेक्टेड ऑटोक्रेट आ जाए तो इन कंपनियों के लिए, इन सरकारों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये नया सिचुएशन अंडर डेवलपिंग कंट्री ऑफ इंडिया जैसे जो हैं उनमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेट लाने की तरफ से कोशिश जा रहे हैं कि इस किस्म का निजाम बना दिया जाए ग्राउंड पर भी कि इलेक्टेड ऑटोक्रेट आ जाए वहां पर। उस इलेक्टेड ऑटोक्रेट के लिए नहीं, मैं रूपचंद जी आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनली हम कह तो बहुत रहे हैं कि हमारा बहुत मान वो बाहर बढ़ रहा, बट वास्तव में नहीं रहा। बाहर के जो सेटअप खड़े हैं, ये लड़ाई है एक्चुअली पैसों की, लड़ाई है व्यापार की। पूरी दुनिया व्यापार के लिए लड़ रही है, एक दूसरे के लिए टांग खींच रही है। वो कहे मेरा चीज खरीद, वो कहे तू ये नहीं करेगा। और हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमने ब्रिक में जाकर के और एक नई मुद्रा की कहानी गढ़ दी, कभी जाकर चीन के गोद में बैठ ली, हमें पता ही नहीं लगा, ब्रिक के अंदर गए। स्थिति यह है कि हम डॉलर की लड़ाई में फंसे पड़े हैं। डॉलर के साथ भी हमने छोटा मोटा टसल बांध ली है, फिर कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट भी लड़ाई बांध ली है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम उधार भी ले रहे हैं। जैसे अमान साहब ने कहा IMF की हमारे ऊपर आंख है, वर्ल्ड बैंक की कह रहा है भाई हमारी स्थिति है। तो इंटरनली बाहर के, यहाँ का मीडिया नहीं कह रहा तो क्या बाहर के लोग जैसे एक्टिविस्ट लोग तो पढ़ते हैं बाहर से, आज के यूट्यूब भी चल रहा है, ये चैनल वगैरह तो टीवी तो बंद है, लोग सुनने ही बंद कर दिए। तो हम लोग जो सोचते हैं कि क्या हम मकड़ जाल में तो नहीं फंस गए हैं, इसके बारे में आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? आप एक ऐसे मकड़ जाल में फंसा है जहां आपकी जो खेती जो की जमीन है वो उन पर उनकी नजर है और आपकी जो पॉपुलेशन जो एक बहुत बड़ी मार्केट है कंजप्शन के लिए, आप माल पैदा करो या ना करो, आपको कंज्यूम करना है और कंजम्पशन के लिए वो आपको हर चीज सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। आप काम करते जाओ और उनके पैसे कमाते जाओ, इसके लिए उनकी मार्केट है, एक मंडी के लिए। और एक के साथ जो एक दूसरा आपके साथ जो नेचुरल सोर्सेज आपके पास इतने ग्लेशियर और ताजा पानी के जो चश्मे हैं, और वहां पर एक आजाद कश्मीर में एक झरना है, उसका तो पानी जो है वो 2000 रुपये लीटर में बिकता है अभी भी। तो हमारे यहाँ भी लद्दाख में ऐसी झीलें हैं, ऐसा झरने हैं जहाँ पर पानी जो है खूब बिकता है। ये हिमालय के झरनों का पानी बिक सकता है मार्केट में, इसी पर उनकी नजर है। और कुछ नहीं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से एक लॉबी चाहती है कि हमारे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है रूपचंद जी, आपकी बात आ गई कि कंज्यूमर यहाँ कंजप्शन ज्यादा है इसलिए दुनिया की नजर यहाँ पे है और कॉर्पोरेट के लोग ये। फूल कुमार जी आप संक्षेप में बात रखें, मैं पवार साहब को लेना चाहूंगा फिर और बाकी साथी को भी बाद में। आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, फूल कुमार मखनोत्रा सर की बात में ऐड करते हुए कहूंगा, मखनोत्रा सर ने इंडिया की तो बता ही दी है कि प्राइवेट में सैलरी डिफरेंस क्या है मजदूर का, और व्हाइट कॉलर कह लो ब्राउन कॉलर कह लो, यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे ये ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप लेबर वर्क भी कर रहे हो तो भी आपकी मिनिमम एक जो स्टैंडर्ड रेट है वो आपको रेगुलर और जो व्हाइट कॉलर वाला है उसके बराबर ही पड़ जाता है ऑलमोस्ट। तो जो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि काम कोई छोटा नहीं होता, वो यहाँ पे रियल टर्म में इम्प्लीमेंटेड है, सैलरी में भी और आवर्स में भी। अब जैसे अपने वहाँ तो ये इन्फोसिस वाले ने कहा था कि आवर्स बढ़ा दो, 70 घंटे कर दो, हफ्ते के 80 कर दो। यहाँ पे 35 का कैप है, चाहे जो प्राइवेट है, चाहे सरकारी है, चाहे मजदूर की है, चाहे अफसर की है, कोई भी है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे कह लीजिए या आपको साइकोलॉजिकली फिट रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बहुत चीजें अच्छी हैं, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। इवन यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट वेजेज है वो 1500 यूरो, अगर आप बेरोजगार हो तो 1500 यूरो, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपया, 1,40,000 कह लो, आपको वो मिलेगा। फूल कुमार जी, हाँ बात आ गई आपकी, बात आ गई। अब पवार साहब मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी खेती भी बर्बाद हो जाए और हम कंज्यूम करने वाले तो हैं ही और वो माल देने को तैयार है, तो इस स्थिति में हमारे देश की क्या तैयारी है या हम किस लेवल पे सोच पाते हैं कि हमें क्या कर लेना चाहिए? चौधरी साहब बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी को समझौता करना पड़ा
लड़ाई जीतने के बाद भी। और इंदिरा गांधी ने समझौता नहीं किया 71 में, लड़ाई कुछ भी हो, सारी धमकियों के बावजूद 7वां बेड़ा। ये फर्क क्या था कि हम कृषि में आत्मनिर्भर हो गए थे 71 तक आते आते, लाल बहादुर शास्त्री जी की ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। तो ये तो मानना पड़ेगा, अगर हम कृषि में स्वयं सपोर्टेड नहीं है, अपने ऊपर निर्भर नहीं है, तो हमें झुकना पड़ेगा, चाहे कितने राफेल खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अपने ऊपर निर्भर हैं तो हम दुनिया से लड़ सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। और रही है एक और बात, ये कारपोरेट जो कुछ भी है, ये सब ऐशो आराम के अमीरों के चोचले हैं, हमें इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हम सारी दुनिया से संबंध तोड़ करके अपने ऊपर निर्भर भी जिंदा रह सकते हैं, हमें कोई ना किसी की चिप चाहिए गाड़ियों की, ना हमें राफेल चाहिए, हमें सिर्फ अपने किसानों का और उन पर निर्भर, खेती पर निर्भर व्यक्तियों का सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है साहब। आपका माइक म्यूट है चौधरी साहब, आपका माइक म्यूट है। माइक वाली हो जाती है कभी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपकी यही बात आई है कि आपने भी मोटी बात कही कि हम एग्रीकल्चर पे अभी ध्यान देंगे तो हम सब कुछ होंगे। अब मेरे साथ ही कोई और जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो कोई अपना, फिर शेर सिंह जी जुड़े हुए हैं और सुरेश जी देसवाल जुड़े हुए हैं। इनसे भी मैं लेना चाहूंगा, 15 मिनट हमारे पास में है। तो जितेंद्र जी, आप परिचय देते हुए अपनी बात को रख दें, फिर मैं शेर सिंह जी के पास जाता हूँ और फिर सुवालाल जी, सहिदार जी हैं, फिर विराज जी इसको समाप्त कर देंगे। हाँ, क्या जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक खोल के अपना व्यू पॉइंट दे दें। साहित्य शेर सिंह जी, एसपीओ साहब अपना। हाँ चलो, जितेंद्र जी आ गए। हाँ, जितेंद्र जी को आने तो माइक खोल दें। सभी को नमस्कार जी। हाँ, जितेंद्र जी परिचय भी दे दे अपना। हाँ, मैं वकालत करता हूँ जी, 8-9 साल से वकालत के प्रोफेशन में हूँ और मैं किसान भी हूँ साथ में। मैं इस जो आज का विषय है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये सभी बातें हैं, उधर से ऊपर से खतरा है, सारा कुछ है, तो एग्रीकल्चर पे जो भी जो गांव के लेवल पे बात चलाई जाए कि हम एग्रीकल्चर में अपना जो भी आत्मनिर्भर, बिना दुनिया से कटे, जैसे उन्होंने बात कही कि मोटी बात कही, मैं उसी की बात के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल बात यही बताना चाहता हूँ कि गांव के लेवल पे जो भी हमारा खाने पीने का और हमारी खेती करने के आधुनिक तरीके, यंत्र और हमारे बच्चों की एजुकेशन, और गांव के लेवल पे ये बच्चे जो मौजूदा स्थिति में जिसकी जो भी एज है, उसी हिसाब से बच्चों के लिए तैयारी का माहौल, किसानों के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने का, ये जो भी और लेडीज का भी जो वो घर बैठ के कुछ ऐसी चीज कर सकती हैं एक गांव के लेवल पे चलाएं, तो वो जो बात है मोटे तौर पर कि हम कट के भी बिना कंज्यूम करके बाहर की चीज को रह सकते हैं, तो ये रास्ता भी एक उसका उपाय है बाहर से। ये बात ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत आप बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है गवर्नमेंट का इंटरवेन। गवर्नमेंट हमेशा इंटरवेन कर रही है कि आत्मनिर्भर बनो तो वाया मीडिया मेरे बनो। वो उस तरीके से बात नहीं कर पा रही है, जहां भी होती है वो टांग अड़ाई जिसको कहते हैं। बस यही इस बात के ऊपर थोड़ी सी यही है कि ज्यादातर आदमी को जीने के लिए और जो भी काम करने के लिए चीज हमारी धरती में दे सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी खेती से ही और अपने बच्चों का एजुकेशन वहां से उनकी हेल्प ले लें, बच्चों को एजुकेशन में ऊपर करके, और वो जैसे भी टेक्नोलॉजी जैसे सीखे हो कर सकते हैं। ठीक है वकील साहब, आपके व्यू पॉइंट आए हमारे पास में, बहुत ही धन्यवाद आपको। शेर सिंह जी, फिर राम प्रसाद जी मुंडेल, फिर सुरेश जी देसवाल। धन्यवाद। मैं कोई संबंध में जानकारी नहीं रखता हूँ बजट के संबंध में, और श्रोता मंडल में ही हूँ आज, और विद्वान साथियों के विचार सुन रहा हूँ। धन्यवाद। चलो, अब सुरेश जी, बजट के ऊपर आप थोड़े लेट जुड़े हैं, लेकिन अच्छा सा हमारा सेशन चला और हमने मोटा मोटा ये कहा कि हमारी प्राथमिकताएं जो है वो बदलनी पड़ेगी, कृषि केंद्रित करनी पड़ेगी,
रोजगार केंद्रित करनी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स मेंटेन के केंद्रित करनी पड़ेगी। और इसके सिवाय ये बजट के अंदर 102 डिमांड हमने पसी है तो इनको बाद में लेनी पड़ेगी। तो अब की बार बजट पे हमारी नजर रहेगी 1 फरवरी को आने के अंदर। अगले संडे को भी हम इसी लाइन पे बात करेंगे और कई ऐसे एक्सपर्ट लोगों को और बजट से संबंधित को जोड़ के और हमारे व्यू पॉइंट भी हम रखेंगे। तो देशवाल जी, आप अपना इनपुट अपना हमारी मीटिंग में क्या देना चाहेंगे? हनुमान राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सॉरी कई बार नहीं जुड़ पाता मैं, आज भी बैठा हूँ। आपके बहुत डीप और बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको और आपके थिंक टैंक पैनल को नमस्कार करता हूँ। तो प्लीज सर मैं आज नहीं बोल पाऊंगा, एक तो आदमी में बैठा हूँ और दूसरा बहुत डीप मैं इसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं बजट पे प्लीज मेरे को 10 मिनट जरूर दियो, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। बिल्कुल ठीक है। प्लीज शिवालाल जी, आप सुन पा रहे हो तो अपने हिसाब से कोई बात कह पा रहे हो तो देख लो, नहीं हो तो फिर वीरेश जी है हमारे। या थैंक यू। आप भी कहीं बिजी लगते हैं, कोई मीटिंग में गांव आए हैं? नहीं मैं हाँ बिजी तो था, लेकिन अभी मैं बोल पाऊंगा। हाँ बोलिए, चलो बोलिए। देखिए इस जो रोलिंग क्लास का नेचर क्या है, उसी हिसाब से देश की इकोनॉमी होती है और चलती है। तो हमारे यहाँ रूलिंग क्लास का नेचर तो पूरा कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियलाइज्ड क्लास होती है। और दूसरा है कि ऐसी ही इकोनॉमी है। अब हमारे देश में क्या होता है कि जो किसान है, खेती है, वो सरकारी निवेश पर निर्भर है। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक इन्वेस्ट करेगी तो एग्रीकल्चर में कोई प्रोग्रेस होगी। अब एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर का निवेश आता नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर का निवेश अगर आता है तो वो उसका फायदा प्रोड्यूसर को नहीं मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है। जैसे मेन बात ये है, जैसे इंश्योरेंस है, बीमा में आता है, तो अब बीमा में आता है तो इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं होता है, इसमें सिर्फ कंपनियों को फायदा होता है। तो जब तक सरकार है वो अपना पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी एग्रीकल्चर में, तब तक एग्रीकल्चर है वो जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर को दो चीजों से भी नुकसान होता है। एक तो होता है कि जो सरकार लोन लेती है, चाहे वो घरेलू मार्केट से लो या विदेशी संस्थाओं से लो, उस लोन से दो चीजें होती है। एक तो महंगाई बढ़ती है, और दूसरी होती है कीमत, रुपए की कीमत भी डाउन होती है। तो इसका फायदा सीधा, इसका नुकसान सीधा एग्रीकल्चर को होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर का निवेश आता नहीं, और सरकार भी महंगाई और रुपए की कीमत को देखते हुए सरकार खुद भी निवेश नहीं कर पाती है। दूसरा ये देखते हैं हम एग्रीकल्चर में कि यहाँ पर जो भी पॉलिसी बनती है एग्रीकल्चर की, वो उत्पादक या किसानों को फायदे की बजाय सिर्फ जो निवेश कर रहे हैं उनको ही फायदा पहुंचे, बस इसी हिसाब से यहाँ नीतियां बनती है देश में। तो इसलिए जो रूलिंग क्लास, अगर वो रूलिंग क्लास फार्मर्स होगी तो जरूर किसानों के लिए या खेती बिल्कुल के लिए बिल्कुल निवेश बनेगा। तो बिल्कुल। ऐसा मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रूलिंग क्लास का नेचर बदलना पड़ेगा। वो कौन बनेगी? वो किसान कम्युनिटी बनेगी, तभी खेती में सुधार होगा। बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रूलिंग क्लास तो पूरा औद्योगिक क्लास है, पूरा कॉरपोरेट क्लास है। वो अब लाभ नीचे जाने ही नहीं देती है, प्रॉफिट है वो नीचे जाने ही नहीं देती है। रूलिंग क्लास है वो अपने आप में ही बांट लेती है प्रॉफिट। ऐसा मेरा ये मानना है। थैंक यू। ठीक है सोलाल जी, बहुत बड़ी बात कह दी कि जब तक हम रूलिंग क्लास नहीं बदलेंगे तब तक कोई बात पकड़ में आने नहीं है। राम प्रसाद जी, आप अपना इनपुट दे दो, फिर वीरेश जी समअप कर दो, और मैं सूचना के तौर पे कह दूंगा अगला जो हमारा सेशन होगा वो फार्म के प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट के बीच में लिंक करना है। तो मान साहब, मैं आपसे भी कहूंगा कि हमारी चीज एक्सपोर्ट होने में क्या प्रोड्यूसर को कुछ मिल रहा है, या प्रोड्यूसर का काम सिर्फ प्रोड्यूस करना ही है, एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट करेंगे? इस पे हम केंद्रित रहेंगे। पैदा करने वाला आदमी और एक्सपोर्ट करने वाले आदमी के बीच में इंटरलिंक कैसे करें हम, इस बात पे हम अगले सेशन के अंदर, मैं भी 6 दिन ट्राई करूंगा, आप भी इस लाइन पे करना कि हम इंटरलिंक, जैसे जितेंद्र सिंह जी टमाटर तो पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में वो ढांचा नहीं है कि ये एक्सपोर्ट कर सके।
इसकी कोई वैल्यू ऐड कर सके, इसमें कुछ चीज मिला करके या इसका कोई और चीज बना करके कर सके, ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर हम हमारा केंद्रित रहेगा, अगला बजट पे रहेगा, लेकिन इसी केंद्रित बातों पे रहेगा। राम प्रसाद जी बोलिए सर। हाँ, आप विद्वानों की सारी बात सुनी। मैं तो खेती पाणत कर रहा हूँ अभी खेत में। मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि जो मेरे पास बीज है, जो खेती है, हमारे जो संसाधन है, मुझे बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। और जब तक हम बाजार को अवॉइड नहीं करेंगे, ये लोग हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। हम अपनी आवश्यकताएं कम कर दें और तीन चीजों पर मिशन बना ले। सरकार वरकार तो कुछ होती नहीं मेरे हिसाब से। तो ये पूंजीपतियों का देश या सामंतों का देश रहा है हमेशा से ही। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, मैं ढाणी में रहता हूँ। सुरक्षा नाम की सरकार की तरफ से कोई चीज नहीं, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था कर रखी है। बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबंध कर रखा है। और बाकी धर्म वरम हम मानते नहीं है, न किसी धर्म के पचड़े में पड़ते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा मैं तो। धन्यवाद। चलो ठीक है राम प्रसाद जी। अब वीरेश जी साहब, आप इस सेशन को समाप्त करो और 2-5 मिनट आपके जितने भी आप लेंगे, और अगले संडे को मिलेंगे। मैं हर दिन मैं रील 1-1.5 मिनट की और निकालता हूँ इन्हीं बातों को जोड़ जोड़ करके मेरे फेसबुक का जो पेज है उस पे। वीरेश जी बोलिए आप। वीरेश जी आप शायद छोड़ नहीं पा रहे हैं, वैसे टाइम भी हो रहा है हमारा 1:02। तो डीपी सिंह जी सर, आप कुछ क्या इनपुट दीजिए। हाँ सर, सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहना यह है कि इतने सारे विभागों की आपने व्याख्या की है, इनका बजट जो इन्हें दिया जाता है, क्या ये जो बजट खर्च करते हैं उसी पर्पज में खर्च करते हैं जो मिलता है? जैसे पंचायतें हैं, पंचायतों को अलॉटेड बजट का % सरकार अपने मजेखोरी में खर्च करा रही है। जैसे अब ये यात्रा चल रही है, लगभग हर गांव का 20-20 हजार रुपए खर्च कराया है। शिलापट बनवाए हैं, उनका 15-15, 20-20 हजार रुपए खर्च कराया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो विभागों को तो अलॉट कर दिया, और वहां से खर्च जो हो रहा है वो अलग अलग अपनी मजाखोरी में अपनी पार्टी के फायदे के लिए खर्च करा रहे हैं। तो इसका भी जरा जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ये बजट जाता कहाँ है। मैं इस पे बता दूं हाँ डीपी सिंह जी, मैं इसको लिए बता दूं। हमें ये पता होना चाहिए, एक पीएससी होती है इसके अंदर, पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से, जिसका कि ये चौधरी जो है ना विपक्ष का नेता, वो उसका हेड होता है। तो पीएससी की रिपोर्ट होती है, जो चीफ विजिलेंस एक और होती है, जिसको मोदी जी ने एक कानून बना करके उसका अपना एक मुट्ठी में ले लिया कि उसको तुम मैं कहेगा वैसे करूंगा। जैसे चीफ इलेक्शन है ना, उस तरह से चीफ विजिलेंस को भी इन्होंने मुट्ठी में ले लिया। अब ये जो एजेंसीज है भ्रष्टाचार की, या वो अपना जो लोकपाल का एक बिल आया था ना, उस बिल की कभी मौके पे मैं बताऊंगा आपको उसकी गति और दुर्गति क्या हुई। क्यों मैं तो कई बार बैठे बैठे अपने आप में हैंग हो जाता हूं कि जो बिल बने हैं वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने के लिए टोटली बन चुका है, और हम सारे सोए हुए थे। मैं हर संडे आकर के उस बिल का वर्णन करता, छोटा कहता, मोटा कहता, लेकिन माथा फोड़ी करता था। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आपके बेडरूम में, आपकी प्राइवेट लाइफ में सरकार आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रख रही है, पूरा कंट्रोल। आप एक सूत इधर से इधर नहीं उलझ सकते। ऐसे ऐसे हमारे कानून बन गए हैं, ऐसे ऐसे हमें बांध दिया गया है। इन सारी छोटी मोटी बातों को हम कहें ना, ये खुले रूप से भ्रष्टाचार का खुला दे दिया। एक जन विश्वास के नाम से बिल आया था, जिसमें कई बातें लिखी है कि छोटा मोटा हो तो मरने दो, इनको छोड़ दोगे। हमने उसको डिस्कशन किया था। तो ये बहुत बड़ा मकड़जाल बन चुका है। इस देश को कैसे होगा, क्या होगा, गॉड नोज। लेकिन हमें इसी धरती पर रहना है और इसी तरीके से रहना है। 2024 के बाद में ये मेरी मीटिंग नहीं होगी, होगी तो मेरे मुंह पे पट्टी होगी। ये सारी बातें हमारे सामने होगी और हम देखेंगे। पट्टी तो लगभग हो चुकी है। जो अभी बोल रहे हैं ना, इनको यूं फ्री थोड़ा बहुत कर रखा है। मैं भी छुप छुप के कभी रिकॉर्ड करता हूं और कभी नहीं करता हूं, ऐसी स्थिति है।
लेकिन हमें फिर भी कुछ करते रहना है। इस सोबर माइंड से, पॉजिटिव माइंड से हमारे कुछ लोगों के लिए करते रहना है। ये जो मिसयूज ऑफ बजट है, इनके लिए सारी एजेंसियां हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई लेना नहीं है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट इस बात के ऊपर गिर गई थी। इनकी जो विजिलेंस का जो सेटअप था, सीएजी की जो रिपोर्ट थी, उस पर तो गई है 2G और 5G। और ये जो हमारे मित्र ही हैं प्रशांत भूषण जी के साथ हम रहे हैं, तो ये लोगों के झंडे लेकर के वकीलों में ऐसे जज थे, वो ठोके रखा। फिर बाद में जो जिसने शिकायत की उसने कह दिया अरे ये तो ऐसी ऑडिट पैरा थी, ये मान साहब ऑडिटर रहे हैं, वो जानते। तो बहुत बहुत मामला गंभीर है। इसलिए हमें सिर्फ ये खेती और यहाँ तक कि हम छोटा छोटा टुकड़ों में पर्यावरण को बचा लें, खेत को बचा लें, मानव के लिए कुछ अच्छी बात कर लें, इसके आगे हमारे पास में कोई चारा बचता नहीं है। हम आखिर एक इंसान है और इंसान की एक अपनी औकात है और सरकार की एक अपनी औकात है। तो अभी तो बहुत छोटा हुआ है, ये पट्टियां ही बनी है, अभी देखे रखो 22 तारीख तक आएगी करेगी। फिर भी हमें हिम्मत रखनी है, हमें अच्छी बातों के ऊपर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए, ये हमारी मंशा होनी चाहिए। आपका सबका आने का धन्यवाद। इससे मैं ये चाह रहा हूं कि आदमी को हमारे बनाने वाले कानूनों पे नजर और हमारे खून पसीने के दिए हुए पैसों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और जैसा सुवालाल जी ने ये बात कह दी कि भाई ये इस माइंडसेट की जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक बाबा संसद में होंगे तो मठ बनेंगे। इसमें आप राम प्रसाद जी कहते मैं मठ में नहीं जाता, तो आप नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा उनको? मठ भरे पड़े हैं, 2-2 करोड़ लोग जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा? हमारे इधर उधर हम एक अलग थलग किसी कोने में जाके बैठ लो, भले ही कुछ आना जाना नहीं है। हम ठीक है जैसे भी है, इस देश के नागरिक हैं और एक नागरिक की हैसियत से हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। इसके आगे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बिलों को मैं एक ये हो जाए, ये 1 फरवरी का बजट, उसके बाद में मैं बिलों के ऊपर घूमने की एक रैली निकालना चाहता हूँ 10, 20, 50 गाँवों में, इधर से होकर के उनको डिस्प्ले करूं कि ये तुम्हारे को यहाँ खतरा दे रहा है, ये तुम्हारे को ये खतरा दे। अब जो जिस तरीके से भी हो, लोग जितना समझ पाए समझ पाए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी के आने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आए, बहुत ही मेहरबानी है कि इतने लोग तो जुड़ रहे हैं कम से कम। ओके।